हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स। वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स एवरीवेयर ऑन द अर्थ. You may find them on high mountains or deep inside the sea where it is completely dark. We can also find them in our houses. They could be microorganisms, small insects, plants or animals. They even live inside our bodies. जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं अर्थ पे हमें हर जगह मिलते हैं, फिर चाहे वो हाई माउंटेन्स हो या डीप सी हो। कहीं कहीं तो एकदम डार्क प्लेसेस होते हैं लेकिन वहाँ पर भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। आप उनको अपने घर में भी देख सकते हो। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं। इवन हमारी बॉडी के अंदर भी होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो की लिविंग बॉडीज होती है। Habitat and adaptation. All living organisms try to find a suitable place to live. The dwelling place where an organism can live, grow, and reproduce is called its habitat. It is the natural home of an organism. For example, the habitat of fish is water, camel is desert, and polar bear is snow. The habitat provides everything to the organism which it needs to survive. Habitat is a place where organisms are most comfortable. A healthy habitat should not be overpopulated, have sufficient food, water, and shelter resources. Each organism fits to its habitat. For example, desert habitat gets very less rain and is hot and dry. So in this habitat, plants such as cacti will only be found as these plants require very less water. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको एक सूटेबल प्लेस चाहिए होता है रहने के लिए। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रहने का प्लेस होता है जहाँ पर वो कंफर्टेबली रह सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ऐसे प्लेस को हम बोलते हैं हैबिटेट। ये नेचुरल होम होता है ऑर्गेनिजम्स के लिए। जैसे कि फिश के लिए हैबिटेट होता है वाटर, कैमल के लिए हैबिटेट होता है डेजर्ट, पोलर बियर के लिए हैबिटेट होता है स्नो, हमारा हैबिटेट होता है हमारा घर। और हैबिटेट जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हर वो चीज़ प्रोवाइड करता है जो उसको सरवाइव करने के लिए चाहिए होती है। हैबिटेट जो होता है हमारा मोस्ट कंफर्टेबल प्लेस होता है। कोई भी जो हेल्दी हैबिटेट होता है वो कभी भी ओवर पॉपुलेटेड नहीं होता है और वहाँ पर सफिशिएंट खाना होता है, सफिशिएंट पानी होता है और सफिशिएंट रहने की जगह होती है। हर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग एडप्ट हो जाता है, अपने हैबिटेट में फिट आता है। जैसे कि डेजर्ट का हैबिटेट जो होता है वहाँ पर रेन बहुत कम होती है, वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ की एयर बहुत ड्राई होती है। तो वहाँ पर कैक्टस जैसे प्लांट्स ही सर्वाइव कर पाते हैं क्योंकि उन प्लांट्स को बहुत कम पानी चाहिए होता है। तो कैक्टस प्लांट की जो हैबिटेट होती है वो होता है डेजर्ट। The unique characteristic of living organism is that they cannot live in isolation. They need other living organisms and non-living things to survive. They do so because they need food and shelter from the surroundings where they live. Everything that surrounds and affects an organism in a habitat is called its environment. अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक ट्रेट होता है कि वो कभी भी अकेले नहीं रह सकते क्योंकि उनको दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग थिंग्स भी चाहिए होती है अपनी सराउंडिंग्स में, ताकि उनको फूड मिले, शेल्टर मिले, पानी मिले, हर चीज़ चाहिए होती है। और जो भी हमारी सराउंडिंग में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं या नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं हमारे आसपास जो हमें अफेक्ट कर सकती हैं या किसी भी ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट कर सकती हैं, उसको बोलते हैं इन्वायरमेंट। Both the living and non-living things are found in an environment. Living things form the biotic component and non-living things form the abiotic components. They interact with each other. Environment जो होता है वो दोनों से बनता है, लिविंग बीइंग से भी और नॉन लिविंग थिंग्स से भी। जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनसे बनता है बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनसे बनता है एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, और वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। एक्टिविटी।
Make a list of all living or biotic and non-living or abiotic components in your school environment. अब आपके स्कूल के एनवायरनमेंट में कौन कौन से लिविंग कंपोनेंट्स हैं और कौन कौन से नॉन लिविंग या एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, उसकी आपको एक लिस्ट बनानी है. Plants, animals and microorganisms are the biotic components. Soil, water, air, sunlight, temperature etc. form the abiotic component. जितने भी प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो सब आते हैं बायोटिक कंपोनेंट में. और जो सॉइल है, वाटर है, एयर है, सनलाइट है, टेम्परेचर है, इन सब से बनता है हमारा एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ आवर इन्वायरमेंट. The living organisms found in a particular place are influenced by the abiotic components. We are also a part of the environment. Let's study about each type of component in detail. जो living organisms होते हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं हमेशा अपने abiotic components से. We are also a part of environment. तो अब हम डिटेल में देखेंगे कि इन्वायरमेंट के बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं. बायोटिक कंपोनेंट्स. बेस्ड ऑन द वे दे गेट देयर फूड, द बायोटिक कंपोनेंट्स और लिविंग थिंग्स आर ऑफ 3 टाइप्स. तो बायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं: प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स. Producers are the organisms which are able to prepare food from their environment. Green plants are able to make their food by the process of photosynthesis. Therefore, the green plants are also called autotrophs. अब प्रोड्यूसर वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना अपने इन्वायरमेंट की हेल्प से वो खुद बना सकते हैं. खुद बनाना मतलब इंग्रेडिएंट्स लेके पकाना नहीं, इंग्रेडिएंट्स को क्रिएट करना. तो जो लिविंग प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से, और इसीलिए ग्रीन प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉप्स भी बोलते हैं. कंज्यूमर्स आर द ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड. दे आर डिपेंडेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपॉन प्लांट्स फॉर देयर फूड. देयरफॉर दे आर नोन एज हेटेरोट्रॉप्स. According to their food habitats, the consumers are further subdivided into 3 groups. अब कंज्यूमर वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते डजेंट मीन कि वो खुद कुक नहीं कर सकते. नहीं बना सकते मतलब वो उसको इंग्रेडिएंट्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकते. वो प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, प्लांट्स से अपना फूड लेते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. अगर आप सोचते हो कि हम तो नॉन वेजिटेरियन हैं और हम तो चिकन खाते हैं तो हम प्लांट से फूड नहीं लेते, तो अल्टीमेटली चिकन जो है वो भी प्लांट्स पे डिपेंड होता है अपने खाने के लिए. तो अगर उनको प्लांट से खाना नहीं मिलेगा तो चिकन ग्रो नहीं हो सकता और हम चिकन को खा नहीं सकते. तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो भी आप इनडायरेक्टली प्लांट्स पे ही डिपेंड करते हैं हम अपने फूड के लिए. और इसीलिए जब हम दूसरे पे डिपेंड करते हैं, हम प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, तो उनको बोला जाता है हेटेरोट्रॉप. अब फूड हैबिटेट के अकॉर्डिंग जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है: हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ऑमनिवोर्स. Herbivores or plant eaters are the primary consumers, for example cows, giraffe, elephants etc. Herbivores जो होते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, वो सिर्फ प्लांट्स पे ही डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, जैसे कि काऊ, बफेलो, जिराफ, एलिफेंट, ये सब हर्बीवोर्स होते हैं. कार्निवोर्स और मीट ईटर्स आर द सेकेंडरी कंज्यूमर्स. सम कार्निवोर्स सच एज lions, leopard and eagle catch their prey, kill it and then eat it. They are called predators. Animals like vultures usually eat what is left by the predators. They are known as scavengers. कार्निवोर्स जो होते हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं क्योंकि वो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं. अब कुछ कार्निवोर्स जो होते हैं जैसे लॉयन है, ईगल है, लेपर्ड है, ये अपना शिकार खुद करते हैं और जानवर को मारते हैं और उसको खाते हैं, तो उनको बोला जाता है प्रीडेटर्स. और जो एनिमल्स जैसे वल्चर होता है, क्रो होता है, ये क्या करते हैं, ये उन एनिमल्स को खाते हैं जिनको प्रीडेटर्स ने छोड़ दिया है. मतलब प्रीडेटर्स ने किसी एनिमल को किल किया, उसने खाया, उसका पेट भर गया और उसने आधा छोड़ दिया या कुछ पार्ट उसका छोड़ दिया,
तो उसको जो एनिमल्स खाते हैं या जो बर्ड्स खाते हैं उनको बोला जाता है स्कैवेंजर्स। ओमनिवोर्स eat both plant and animal products and can be primary, secondary and tertiary consumers simultaneously. Human beings are a good example of an omnivore. omnivore जो होते हैं वो दोनों को खाते हैं, प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। तो इनको प्राइमरी कंज्यूमर भी आप बोल सकते हो, इनको सेकेंडरी कंज्यूमर भी आप बोल सकते हो और इनको टर्शियरी कंज्यूमर भी आप बोल सकते हो। तो ह्यूमन बींग्स जो हैं वो गुड एग्जाम्पल हैं ओमनिवोर्स का, क्योंकि कुछ होते हैं वो वेजिटेरियन होते हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन होते हैं और कुछ दोनों खाते हैं। Decomposers. The organisms which are very small and cannot be seen with the naked eye are called microorganisms. They include bacteria, fungi, etc. अब जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, जिनको आप अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते, जिनको आप सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। इसमें बैक्टीरिया, फंगाई आते हैं। These organisms obtain energy by decomposing the dead and decaying bodies and dead parts of the organisms. They break down all the organic materials present in the bodies of producers and consumers into inorganic materials, which are then stored into the soil or water to be used by producers. डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, जो भी डेड और डिकेइंग बॉडीज होती हैं, डेड पार्ट्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स के, प्लांट्स के, वो उनको और ऑर्गेनिक मटेरियल में ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो ये जो ब्रेक डाउन पार्ट्स होते हैं, ब्रोकन डाउन पार्ट्स होते हैं, इनको प्रोड्यूसर्स यूज़ करते हैं वापस अपने न्यूट्रिशन के लिए, क्योंकि जो ब्रोक डाउन मटेरियल्स होते हैं तो वो क्या होते हैं, वो इनऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट होकर सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, वाटर में मिक्स हो जाते हैं और फिर उससे प्रोड्यूसर्स को न्यूट्रिशन मिलता है। Plants or the producers absorb nutrient from the soil, which are then passed on to all the consumers directly or indirectly. When plants and animals die, they become food for decomposers like bacteria and fungi. These organisms again break down the organic material of dead and decaying body into inorganic nutrients. These nutrients are mixed with the soil from where they came in. Thus, decomposers play a very important role of maintaining the balance of nutrients in the soil. अब जो plants और producers होते हैं वो क्या करते हैं, सॉइल से और वाटर से न्यूट्रिशन लेते हैं और फिर वही न्यूट्रिशन पास ऑन होता है कंज्यूमर्स को, या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। फिर जब प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो मर जाते हैं तो फिर डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो उनको ब्रेक डाउन करते हैं, डिकम्पोज करते हैं और फिर न्यूट्रिशन जो है वापस वो सॉइल में मिक्स हो जाता है और फिर उससे न्यूट्रिशन लेते हैं वापस से प्रोड्यूसर्स और प्लांट्स। तो डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि उसी की वजह से सॉइल में न्यूट्रिशन का बैलेंस मेंटेन हो पाता है।